नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकतंत्र 2013 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश और मिजोरम में मतदान की तैयारियां आखिरी दौर पर पहुंच चुकी हैं। दोनों राज्यों में कल मतदान होना है, तो वहीं दिल्ली और राजस्थान में चुनावी प्रचार जोर शोर पर चल रहा है। चुनावी खबरों को तफसील से देखें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश चुनाव में सुरक्षा के लिए पुलिस, होमगार्ड समेत सीआरपीएफ की 552 बटालियन तैनात, 100% लोगों के पास पहचान पत्र। मिजोरम में कल होगा 40 सीटों पर मतदान, पहली बार आजमाया जाएगा वीवीपीएटी सिस्टम। राजस्थान में प्रचार तेज, डूंगरपुर और कोटा में सोनिया गांधी ने थपथपाई प्रदेश सरकार की पीठ, आज नरेंद्र मोदी की रैली। और दिल्ली में राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज रैली। लोकतंत्र 2013 की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शनिवार शाम थम गया। प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा दिया। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में जहां कई रैलियां हुई, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कई जगह जनसभाओं को संबोधित किया। सभी उम्मीदवार अब लोगों के घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुल 2583 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें बीजेपी ने सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने के 229 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएसपी 227 और एनसीपी 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआई 23 और सीपीएम 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी है, तो वहीं 1092 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम दौर पर पहुंच चुकी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 100% मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र मिल चुका है। मध्य प्रदेश में सोमवार को विधानसभा की 230 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद शनिवार को प्रचार अभियान थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए होने वाले मतदान में तकरीबन 4,66,09,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें पुरुष वोटरों की संख्या करीब 2,45,51,000 है, जबकि महिला वोटरों की तादाद 2,20,56,000 के आसपास है। मतदाताओं की सुविधा के लिए 53,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी जहां राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है, वहीं सिंगरौली जिले की देवसर सीट से डॉक्टर एचएल प्रजापति का नामांकन रद्द होने की वजह से कांग्रेस के 229 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। देवसर सीट पर कांग्रेस अब निर्दलीय प्रत्याशी वंशमणि प्रसाद वर्मा का समर्थन कर रही है। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 143 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस के खाते में 71 तो 7 सीटों पर बीएसपी को कामयाबी मिली थी। अन्य के खाते में 9 सीट गई थी। राज्य में 21 सीट ऐसी भी थी जहां उम्मीदवारों की जीत का अंतर 1000 वोटों से कम था। धार सीट से तो बीजेपी की नीना वर्मा महज 1 वोट से चुनाव जीती थी। प्रदेश में मतदान की सुरक्षा का जिम्मा 2 लाख से ज्यादा जवानों को सौंपा गया है। मतदान के लिए प्रदेश भर में सीआरपीएफ और सीपीएमएफ की 548 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें झारखंड से 15 और बिहार से आई 10 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा सुरक्षा दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल और राज्य कांस्टेबलरी के जवान भी तैनात रहेंगे। साथ ही अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के बैहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा, जबकि राज्य की बाकी 227 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयदीप गोविंद से बातचीत की हमारे संवाददाता राजकमल राव ने। We have with us Chief Electoral Officer of Madhya Pradesh, Mr. Jaydeep Govind. Let's try and understand his preparedness for the upcoming polls on 25th November. Sir, what kind of preparations have been made, and are you confident that you are getting a good electoral percentage this time? Well, all our preparations are in shape. We have 54,000 polling booths in 51 districts of the state.
and all the EVMs, the polling personnel, preparedness for the postal ballots, and also to facilitate the voters. The arrangements at the polling booths are all in shape. This time, the Madhya Pradesh voters are going to experience it for the first time. Earlier, Chhattisgarh, they've already experienced. So, are there any experience learned from the Chhattisgarh Assembly elections, and you're going to improve the situation? Well, we have been working on our voter list for the last almost 2 years, and most of our indicators like the EP ratio, the gender ratio, and the age cohort of the youth voters, particularly the 18 to 19 and 19 to 29, are quite in shape and as per the requirements of the Election Commission of India. Border districts with Chhattisgarh, Balaghat, Mandla, and some financially sensitive constituencies like Ujjain. So, what are the preparedness of the Election Commission as well as district administrators of this region, sir? Well, Mr. Rao, you have very rightly pointed out the UP border. Madhya Pradesh is a landlocked state, and there are boundaries with 5 states. UP border does cause a bit of concern to us, and we have accordingly prepared. There are 548 companies that have come up from Chhattisgarh as part of the redeployment of the forces. They are all in Madhya Pradesh. They have been deployed largely at the polling booths. The borders have been sealed. Liquor and money, which plays a role in election, has been taken care. So that's what Mr. Jaideep Govind had to say to Rajya Sabha TV. He is confident that this time Madhya Pradesh will come in and participate and vote in full swing. They are also taking sweep activities, so he is hopeful. With camera person Saroj Das, I am Rajkamal Rao for Rajya Sabha TV. और अब चलते हैं मिजोरम के चुनावी मैदान पर। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए तैयारियां आखिरी दौर में हैं। इस बार चुनाव मैदान में 142 उम्मीदवार हैं। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री ललथन हावला और 11 मौजूदा मंत्री शामिल हैं। चुनाव में 6 महिलाएं भी अपना भाग्य आजमा रही हैं। यहां होने वाले चुनाव में पहली बार 10 सीटों पर इस बार वीवीपीएटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। वीवीपीएटी सिस्टम ईवीएम मशीन के साथ लगा होगा। इससे लोग ये मालूम कर सकेंगे कि उनका वोट उनकी पसंद के उम्मीदवार को गया कि नहीं। मिजोरम में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और मिजोरम डेमोक्रेटिक फ्रंट के मिजोरम डेमोक्रेटिक अलायंस से है। राज्य के 6,90,860 मतदाताओं के लिए 1,126 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें से 94 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार से बात की हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने। आइए देखते हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम गया है। हमारे साथ इस वक्त है मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, ये जानना चाहेंगे किस तरह के इंतजामात किए गए हैं मिजोरम में एक बहुत ही स्मूथ जो पोलिंग प्रोसेस है उसके लिए? हमने लगभग सभी इंतजाम कर लिए हैं। हमारी सभी तैयारी हो गई हैं। जो पोलिंग पार्टीज रवाना होनी थी वो रवाना होना शुरू हो गया है कल से, और 24 तारीख तक सभी पोलिंग पार्टीज रवाना होकर के अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगी। हमारे पास पूरे इंतजाम हैं सुरक्षा के लिए। करीब 31 कंपनी हमें मिली हैं बाहर से और वो डिप्लॉय कर दी गई हैं, और इसमें जितने भी काम होते हैं इलेक्शन के प्रिपेयर्डनेस के लिए वो सब पूरे कर लिए गए हैं। रोल हमारी इलेक्टोरल रोल वो मतदाता सूची बिल्कुल तैयार है और सभी कैंडिडेट्स को दे दी गई है, और सब काम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं उनके लिए कोई खास इंतजाम किया गया है? क्योंकि अभी भी ये कहा जाता है कि जो छोटे छोटे गुट हैं, अलगाववादी गुट हैं, वो सक्रिय हैं कुछ हिस्सों में मिजोरम की। मिजोरम वैसे तो काफी शांतिपूर्ण जगह है, और कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है। पहले यहाँ पे इंसर्जेंसी रही, ये बात ठीक है, लेकिन आज के दौर में पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे पीसफुल स्टेट माना जाता है। लेकिन
एक नॉर्थ ईस्ट मिजोरम में एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो वहाँ पे एक्टिव है, उसके लिए हमने पूरे इंतजामात किए हुए हैं। और वहाँ पे जहाँ जहाँ सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, हम वहाँ पे सफिशिएंट सिक्योरिटी फोर्स दे रहे हैं, बाहर की सिक्योरिटी फोर्स लगा रहे हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग शुरू कर दी है काफ़ी समय से, और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ पे पुख्ता इंतजाम रहेंगे और किसी तरीके का अनटवर्ड इंसिडेंट नहीं होने दिया जाएगा। जी, तो चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है मिजोरम विधानसभा चुनाव के वोटिंग की तैयारियों के साथ। कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, आइजोल, मिजोरम। मिजोरम चुनाव से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद लोकतंत्र 2013 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं मिजोरम का। मिजोरम की बहुसंख्यक आबादी मिजो की स्वतंत्र पहचान ने ही संप्रभु मिजो राज्य की मांग को धार दी, लेकिन बृहद मिजोरम राज्य की उनकी इच्छा बनी हुई है। पड़ोसी देश म्यांमार के एक हिस्से पर उनका दावा रिहदिल झील की वजह से है, जिसे मिजो लोग काफी पवित्र मानते हैं। राज्यसभा टीवी ने म्यांमार जाकर इसकी पड़ताल की। तियाव नदी भारत और म्यांमार को प्राकृतिक तौर पर बांटता है। मेरे पीछे जो आपको नजर आ रहा है तियाव नदी के उस पार, वो म्यांमार है, यानी बर्मा। मिजोरम से लगती म्यांमार सीमा से 22 किलोमीटर अंदर जाने पर मिलती है पवित्र और मनोहारी रिहदिल झील। मिजो लोगों का मानना है कि दिल के आकार की इस झील से ही उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। झील की खास बात यह है कि इसमें बाहर से पानी नहीं आता। इससे जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं। मैं म्यांमार के रिखोदार गांव में हूं। ये जो तल है, इसको मिजो लोग रिहडिल के नाम से जानते हैं, और ये उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो इसे तीर्थ स्थान मानते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि मिजो जनजाति मंगोलियन नस्ल से निकली है, जो सदियों पहले पूर्वी भारत पहुंची थी। 7वीं शताब्दी में ये लोग पश्चिमी बर्मा पहुंचे और वहां बस गए। 16वीं शताब्दी में मिजो जनजाति तायु नदी पार कर भारत पहुंची। 19वीं शताब्दी में ये ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आए और आज अधिकतर मिजो ईसाई हैं। हालांकि आदिवासी जीवन शैली को इन्होंने बरकरार रखा है। This may not happen in other places like Sampai, because Sampai we have many villages. Majority of the inhabitants are right there, but they have their own cultural dance like that. They perform there some dances like this. Mizoram, as one whole. 1960 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजो राज्य बनाने के लिए आंदोलन चलाया। आज भी ऐसे नक्शों के जरिए वृहद मिजोरम की मांग को समझा जा सकता है। गुलाबी रंग में वर्तमान मिजोरम राज्य दिख रहा है, जबकि हरे रंग में त्रिपुरा, मणिपुर, बांग्लादेश और म्यांमार के इलाके भी शामिल हैं। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी, रिहदिल झील, म्यांमार। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के 2 मतदान केंद्रों पर शनिवार को मतदान कराया गया, जिसमें भारी मतदान की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सितरम और छोटे पखांजूर मतदान केंद्रों पर 72 और 90% तक वोट पड़े हैं। भारी सुरक्षा के बीच कराए गए इस मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित वापस लाने का काम किया जा रहा है। 11 नवंबर को नक्सलियों ने मतदान दल पर गोलीबारी कर दी थी, जिससे इन दोनों मतदान केंद्रों तक मतदान दल स्थल नहीं पहुंच पाए थे और मतदान नहीं हो पाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को मतदान कराने का फैसला किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनीत दीक्षित। विनीत, मतदान का प्रतिशत इतना बढ़ना नक्सल प्रभावित इलाकों में किस तरफ इशारा करता है? ये कई चीजों की तरफ इशारा करता है। खासकर ये 2 मतदान केंद्र जो छोटा पखांजूर और तीतराम विलेज के अंदर है, जहां पोलिंग स्टेशन नंबर 115 और 118, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब इन विलेजेस के अंदर जाके मतदान हुआ है। सन 2008 में जब मतदान हुआ था तो सीआरपीएफ की बटालियंस ने विलेजेस को बाहर लाके और कोटरी रिवर के आसपास नए मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस बार इलेक्शन कमीशन की सख्त हिदायत थी कि जहां जहां लोग रहते हैं उन्हीं के घर पे जाकर मतदान केंद्र लगाए जाएं। अब खास तौर से छोटा पखांजूर, जो जिसे माड़ पखांजूर भी कहते हैं, वो अबूझ माड़ के अंदर विलेज है। पहली बार सन 47 के बाद, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, पहली बार वहां पर बीएसएफ की बड़ी भारी एक मूवमेंट किया गया, पूरी फोर्स लगाई गई और करीब 350 जवान गए। वो 17
इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को लेके और 92% वोट हुआ है। ज्योति, यहाँ पर 40% वो लोग हैं जो सन 71 की लड़ाई के बाद जो बांग्लादेश से विस्थापित हुए थे, उनको यहाँ सिटीजनशिप दी गई, और 60% करीब यहाँ पे ट्राइबल्स हैं। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को धीरे धीरे वहां से निकाला जा रहा है। अभी 15 मिनट पहले की खबर है कि वो अभी तक आधे रास्ते ही पहुंच पाए हैं। ज्योति, विनीत, जिस तरीके से सुरक्षा की बात है, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था की थी। क्या एक लोगों के मन में जो दहशत हुआ करती थी कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अगर हम मतदान देने जाते हैं तो किसी तरीके की क्षति हो सकती है, क्या सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था कि लोग लोकतंत्र की तरफ विश्वास दिखाते हुए मतदान स्थल तक पहुंच पाए हैं? ये बड़ा जबरदस्त इस समय आपने बड़ा अहम सवाल किया, और जो कि हम लोग वहां पे गए थे, एक राज्यसभा की टीम अलग से गई हुई थी ये बहुत नजदीक से देखने के लिए। हम लोग 2 हफ्ते तक अंदर बिहार में रहे। जहां जहां गए, जिन जिन इलाकों में हाइपर सेंसिटिव बूथ थे, वहां पे कम से कम 85%, 90% मतदान हुआ है। लोगों ने खुल के कहा कि यदि ये फोर्स यहाँ रहती है तो हम लोग सिविल एक्शन में और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ सकते हैं, और जैसे ये लोग वापस आएंगे हम लोग वापस नक्सलियों के प्रभाव में आ जाएंगे और हमारे कोई काम नहीं हो पाएंगे। ये जो 2 मतदान केंद्रों पे जब पोलिंग हुआ है कल, वो इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से बीएसएफ ने कितने मेटिकुलस एक आर्मी ऑपरेशन किया और नक्सलियों के सारे इरादों को नष्ट-ए-नबूद करते हुए बड़े अदम्य साहस का परिचय दिया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए विनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव आयोग की अच्छी समय और सुरक्षा की व्यवस्था के चलते ही लोगों में एक नक्सल प्रभावित इलाकों का जो दहशत था उससे वो निकलकर बाहर आ पाए हैं और अपना मत का अधिकार का प्रयोग कर पाए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, लिए कहीं जाएगा नहीं, फौरन लौट। ब्रेक के बाद बुलेटिन में स्वागत है आपका, और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में नरेंद्र मोदी आज 4 चुनावी रैलियां करेंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अंता और कोटा में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे और राज्य में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए मतदाताओं से अपील करेंगे। राजस्थान में 1 दिसंबर को 200 सीटों के लिए मतदान होना है। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है, तो वहीं बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए 5 साल बाद एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को राजस्थान में 2 रैलियां की। डूंगरपुर और कोटा जिले में उन्होंने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के फायदों के बारे में बताया। सोनिया गांधी ने इस मौके पर बीजेपी की आलोचना की और अशोक गहलोत सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। राजस्थान में 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज कोटा की रैली में अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और किसान सभी का ध्यान रखा है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कांग्रेस सरकार की पहल का नतीजा यह है कि आज प्रदेश के हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार की कामयाबियां गिनाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासन में आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिला है। यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की तारीफ करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इससे आम आदमी के जीवन में काफी सुधार आया है। हम प्रगति के काम करते रहेंगे। हम आगे भी पूरे संकल्प के साथ राजस्थान के विकास और एक भाई बहन की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए हमेशा की तरह संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों से विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी विकास की नहीं बल्कि लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान के डूंगरपुर जिला के बिछीवाड़ा गांव की अपनी समस्या है। साफ पानी की यहां भारी किल्लत है। इसके अलावा क्षेत्र में टायर प्लांट के अवैध कारोबार से स्थानीय लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। बारह साल की संध्या रोज 2 बोतल पानी लेकर स्कूल जाती है। वो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा गांव के एक स्कूल में पढ़ती है।
स्कूल में मिड डे मील खाने की तो व्यवस्था है, लेकिन साफ पानी नहीं मिलता है। इधर टायर की फैक्ट्री चल रही है, इसलिए पानी नहीं मिलता है। यहाँ के पानी की बहुत समस्या है। बच्चों के लिए हैंडपंप की व्यवस्था है, पर पानी नहीं है, सही नहीं आ रहा है। हाल ही में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिछवाड़ा में RIICO के 6 टायर पायोनिसिस कारखानों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इन कारखानों को जल अधिनियम 1971 और वायु अधिनियम 1981 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। हालांकि टायर रिसाइकलिंग प्लांट दिन में तो बंद रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट रात में अब भी काम कर रहे हैं। ये टायर की फैक्ट्रियों से जो पिघला के ऑयल बनाया जाता है, इससे हमारे लोगों को बहुत सारा नुकसान होगा। यहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं, खांसी हो रही है और दम हो रहा है। पानी के बारे में पानी लाल हो रहा है और हमारे बोर और कुएं बिल्कुल खराब हो गए। प्लांट से निकलने वाला गंदा पानी भूमिगत जल को भी दूषित कर रहा है। टायर रात्रे दिवस से पिघलता है तो हमारा ये गांव में बहुत हानिकारक नुकसान होता है। पानी भी बिगड़ जाता है, खराब हो गया पानी भी, खाने के पीने के लिए बहुत परेशानी रहती है। प्लांट से निकलने वाले कचरे की वजह से इलाके की उपजाऊ जमीन पर सफेद परत जम चुकी है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। प्लांट से निकलने वाला धुआं आसपास के इलाकों में छाया रहता है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होती है। हमारी जो खास मांग है, एक बिछवाड़ा में कॉलेज की है, उसके बाद में एक सोम कमला का पानी लाना है, कांटालक क्षेत्र में पानी लाना है और चिकित्सा सुविधा की कुछ बातें हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये प्लांट महाराष्ट्र और गुजरात में भी थे, लेकिन बाद में इन कारखानों ने राजस्थान का रुख कर लिया। हालांकि सरकार ने इसको बंद कराने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन इसका सीधा असर यहाँ के आम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा पड़ रहा है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ दृष्टि गुप्ता, राज्यसभा टीवी, बिछवाड़ा। और अब खबरें दिल्ली से। प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्र की यूपीए और दिल्ली की कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना की। दिल्ली के द्वारका में हुई इस रैली में उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बेहतर देश के दूसरे छोटे शहर हैं। मोदी ने केंद्र में एनडीए के शासनकाल की तारीफ की और बीजेपी की सरकार बनने पर देश को विकास की राह पर ले जाने का वादा भी किया। हर देश कितना ही गरीब क्यों न हो, कितनी ही तकलीफों से न गुजारा करता हो, तो भी विश्व के सामने अपनी राजधानी इस रूप में पेश करता है ताकि दुनिया में धीरे धीरे वो अपना प्रभाव पैदा कर सके। तो चुनाव से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहें राज्यसभा टीवी। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।